हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। आज से हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चंस कराएंगे। साथ ही पेपर 2 में जनरल एप्टीट्यूड, जिसे सामान्य अभिरुचि परीक्षण कहा जाता है, उसके भी क्वेश्चंस कराएंगे। इस सीरीज़ से आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये सीरीज़ लगभग 20 से 25 दिनों तक चलेगी, जिससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ सके, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का फ्रेम समझ में आ सके और एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सके। इसके बाद जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम 250 प्लस आसानी से स्कोर कर सकें और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट भी अपनी फिक्स कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? होनहार बिरवान के होत चीकने पात का अर्थ है। पहला ऑप्शन है होनहार के लक्षण उसके विकास की पहली अवस्था में ही दिखने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है होनहार बिरवान होते हैं। तीसरा ऑप्शन है होनहार चिकने पत्ते होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अच्छे बच्चों के गुण उनके माता पिता से मिलते हैं। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका अर्थ होता है होनहार के लक्षण उसके विकास की पहली अवस्था में ही दिखने लगते हैं। तो जितने भी होनहार व्यक्ति होते हैं, उनके जो लक्षण होते हैं वो पहली अवस्था में ही दिखने लगते हैं। इसको लेकर एक मुहावरा और कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं। तो वो भी इसी का समानार्थी जो मतलब समान अर्थ रखने वाला मुहावरा है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है मांगना किस मुहावरे का अर्थ है? मांगने का अर्थ क्या होता है? तो पहला पहला ऑप्शन है मुंह फैलाना। दूसरा ऑप्शन है मुंह आना। तीसरा ऑप्शन है मुंह बनाना। और चौथा ऑप्शन है याचना करना। तो याचना करने का मतलब होता है मांगना, लेकिन यहाँ पर हमें मुहावरे पे अर्थ दिखाना है, इसलिए इसका अर्थ याचना करना नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मुंह फैलाना। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? मुंह फैलाना इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है माँ बच्चे को दूध पिला रही है। दूसरा ऑप्शन है राधा उपवन में नाच कर रही है। तीसरा ऑप्शन है कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं। चौथा ऑप्शन है राम बाजार जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ठीक से देखें तो राम पुल्लिंग है और उसके साथ में जाति लगा है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, कृष्ण वृंदावन में बंसी सजा रहे हैं, बंसी सजाई नहीं जाती है, बजाई जाती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राधा उपवन में नाच कर रही है, क्योंकि नाचना खुद में एक क्रिया है, इसलिए कर इसमें यहाँ पर नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह खिड़की से बार बार देख रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वह खिड़की से देख ताक रहा है। तीसरा ऑप्शन है वह आया पर गया नहीं। चौथा ऑप्शन है मथुरा तीनों लोकों में न्यारी है। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आपको कई तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहला, कि जो शब्द लिखे गए हैं क्या वो शब्द ठीक तरीके से लिखे हुए हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन में अगर हम आए, मथुरा तीनों लोकों में न्यारी है, तो ये जो न्यारी शब्द लिखा है ये गलत लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। वह आया पर गया नहीं, ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें कॉमा जो विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? वह खिड़की से देख ताक रहा है, ताक झांक होता है, देखने के साथ ताक का प्रयोग नहीं होता, इसलिए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ये है। लेकिन इस सेंटेंस को टाइप करने में भी एक मिस्टेक हो गई है, वो क्या है कि ये जो बार बार है, तो जब बार बार लिखा जाता है, तो जैसे हमने लिखा बार और बार, तो जब भी बार बार लिखा जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस तरीके का चिन्ह ज़रूर लगाया जाता है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, लेकिन इनके बीच में योजक चिन्ह होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दही बड़े में कौन सा समास है? दही बड़ा क्या होता है? दही बड़ा आप सबने खाया होगा, तो दही बड़े में पहला ऑप्शन क्या है? द्वंद्व समास है। दूसरा ऑप्शन क्या है? द्विगु समास है। तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास है। या चौथा ऑप्शन है कि तत्पुरुष समास है। तो दही और बड़े में कौन सा समास है? तो दही और बड़े में, इसमें इसको हम जब विच्छेद करते हैं तो हम इसको दही और बड़ा कहते हैं, और बड़ा।
दही और बड़ा दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, और जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जब दोनों ही पद प्रधान हों वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जब कोई संख्यावाची शब्द दे दिया जाए, संख्यावाची शब्द, तो हमें वहां पर द्विगु समास देखने को मिलता है। और जब कोई भी पद प्रधान ना हो, प्रथम पद भी प्रधान ना हो और द्वितीय पद भी प्रधान ना हो, ठीक है, और किसी अन्य पद को प्रधान कर दें, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। इसके बाद जो तत्पुरुष होता है उसमें क्या करते हैं हम? तत्पुरुष में हम ध्यान रखते हैं कि कोई ना कोई सामासिक चिन्ह आता है, ठीक है। जब भी सामासिक चिन्ह आएगा तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास, यानी कि दही और बड़ा, दही और बड़ा, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? दोनों ही योजक से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए क्या होता है? दही बड़ा कैसा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला आता है शिवर्पण। शिवर्पण में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है द्विगु और चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि। ठीक है, तो हमें चारों ऑप्शन देख लिए। इसके बाद शिवर्पण क्या होता है? शिव को अर्पण। यहाँ पर हमने देखा कि ये चिन्ह हमें देखने को, ये हमें देखने को मिल गया। ये क्या है? ये एक समास का शब्द है। तो जब हमने ये देख लिया तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर अर्पण जो हो गया है वो क्या है? अर्पण क्या कर रहा है? हम शिव को अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पर अर्पण जो है वो क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं? प्रधान हो जाता है, इसलिए हम इसमें क्या रखेंगे? शिवर्पण में तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है करुण रस का एक वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है राम के प्रति दशरथ का विलाप, दूसरा है सीता का वनवास, तीसरा है राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई में भेरी घोष। अब जब आप रस पढ़ेंगे तो कई तरीके के रस होते हैं। सामान्यतः देखें तो 9 प्रकार के रस होते हैं, कुछ और जगह पर देखेंगे तो 11 प्रकार के रस होते हैं। हमसे जब भी पूछेगा अगर रस कितने प्रकार के हैं तो हम कितने प्रकार के लगाएंगे? 9 प्रकार के। ठीक है, अब करुण रस क्या होता है? जब हमें किसी व्यक्ति के प्रति करुणा आती है, करुणा का मतलब है जब किसी के लिए हमारे अंदर दुख होता है तब हमें उसके अंदर करुणा जागृत होती है हमारे अंदर, तो उसी को हम करुण रस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर किसी व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, ठीक है, तो वहां पर करुण रस की जागृति होती है। तो राम के प्रति दशरथ का विलाप, राम जब वनवास जा रहे हैं तो लक्ष्मण जो दशरथ हैं वो विलाप कर रहे हैं, यहाँ पर करुण रस हमें देखने को मिलता है। सीता का वनवास, जब सीता का वनवास होता है तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार क्यों होता है? क्योंकि जब सीता का वनवास होता है तो कष्ट किसको होगा? राम को होगा। तो दोनों के बीच में जब प्रेम है और दोनों का वियोग हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला आता है राम का कृष्ण से मिलन। जब दो लोग मिलते हैं, प्रेमी या प्रेमिका आपस में मिलते हैं, तो वहां पर संयोग संयोग क्या होता है? वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। और लड़ाई की भेरी घोष, लड़ाई की भेरी घोष यहाँ पर मतलब है कि लड़ाई होने वाली है। तो लड़ाई होने वाली का मतलब क्या हो गया? कि जब लड़ाई होती है तो वीरता निकल करके आती है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम के प्रति दशरथ का विलाप हो जाएगा और यहाँ पर करुण रस आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है श्लेष अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार और चौथा ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार। क्यों हो जाएगा? अब हम एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास को। अनुप्रास में एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे अगर आ लिखा है तो आ की आवृत्ति होगी कई बार, 3 बार होगी, 4 बार होगी, 2 बार हो सकती है। तो एक शब्द की जब आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास होता है। श्लेष कब होता है? श्लेष जब एक शब्द आए, जैसे लिखा है कनक, ठीक है, कनक शब्द पूरे सेंटेंस में एक बार आए और दोनों बार में इसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। यमक का अर्थ क्या होता है? कि एक ही पंक्ति में यही शब्द 2 बार आए, जैसे कनक लिखा है और कनक,
ठीक है। जैसे एक आपने सुना होगा, कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय। तो कनक कनक दो बार आया है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, जब दो चीजें आ रही हैं तो हमने क्या देखा, एक ही वाक्य में, एक ही पंक्ति में एक शब्द दो बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ भी अलग अलग है। तो ऐसे में कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, यमक। उपमा भी समझ लीजिए। उपमा अलंकार क्या होता है, जब किसी उपमेय को उपमान की प्रतिमा दे दी जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद रखनी है यहाँ पर वो ये है कि हमारे सिलेबस में मात्रिक छंद ही पढ़ाए जाते हैं, या हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं वो मात्रिक छंद ही होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद हो जाएगा। ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं, सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल ही हैं मात्रिक छंद के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगता है, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगे, और प्रत्यय का मतलब जो पीछे लगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सुख, सुख में प्लस ई अगर जोड़ा जाएगा तो सुखी बनेगा। तो ये पीछे जोड़ा जा रहा है ना कि आगे, इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सुखी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपकरण में उप को जोड़ा जा रहा है, जो कि एक क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अगला है अपकरण। अप में अप को जोड़ा जा रहा है, अप, अपकरण में अप को जोड़ा जा रहा है जो एक क्या है, उपसर्ग है। और उपकार में उप को जोड़ा जा रहा है जो एक क्या है, उपसर्ग है। जिसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, वो कौन सा है, सुखी, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय को जोड़ करके सुख से सुखी बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं हम। इस 10 क्वेश्चन की सीरीज में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी ही सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ये सीरीज़ लगातार 20 से 22 दिन तक कंटिन्यू चलेगी, जिसमें आपको जो एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे।